नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की सियासत इस वक्त एक डिसाइसिव मोड पर खड़ी है। सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली नई सरकार 7 मई को गांधी मैदान में अपना पहला कैबिनेट एक्सपेंशन करने जा रही है और ये एक सिर्फ रूटीन एक्सपेंशन नहीं बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल शो ऑफ स्ट्रेंथ माना जा रहा है। सवाल ये है कि इस न्यू टीम में रिवॉर्ड किसे मिलेगा, किसे वेट करना पड़ेगा और कास्ट और पॉलिटिकल बैलेंस कैसे सेट होगा। उधर विजय कुमार सिन्हा को लेकर भी लगातार सस्पेंस बरकरार है। क्या उन्हें होम मिनिस्ट्री मिलेगा या पार्टी कोई नया फॉर्मूला अपनाएगी। वहीं दूसरी तरफ 5 राज्यों के जो इलेक्शन रिजल्ट्स के बीच तेजस्वी यादव के कैंपेन इंपैक्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्राउड तो आई, लेकिन क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाई। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हम लोग कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर जिस तरह से बात हो रही है कि सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली नई सरकार 7 मई को अपना पहला मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही है और ये कोई नॉर्मल एक्सपेंशन नहीं है, पूरा पॉलिटिकल सिग्नल है। वेन्यू भी कोई छोटा मोटा नहीं है, गांधी मैदान, मतलब साफ है कि बीजेपी से एक बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ बनाना चाहती है। स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट जो हैं संजय सरावगी, उन्होंने साफ कहा कि इस इवेंट में नरेंद्र मोदी और टॉप लीडरशिप भी की भी मौजूदगी रहेगी और ये साफ सिग्नल है कि बीजेपी इसको सिर्फ रूटीन एक्सपेंशन की तरह नहीं बल्कि हिस्टोरिक मोमेंट शोकेस करना चाहती है, क्योंकि पहली बार बिहार में बीजेपी का कोई सीएम बना है। तो 7 मई का जो कैबिनेट एक्सपेंशन है बेसिकली जो टीम बिल्डिंग आफ्टर विक्ट्री है, ये वो वाला मोमेंट होता है जब जीत के बाद पार्टी डिसाइड करती है कि रिवॉर्ड किसे देना है, बैलेंस कैसे करना है और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे कंट्रोल करना है। बिल्कुल गांधी मैदान में इसकी संभावना है कि गांधी मैदान में ही मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा और प्रधानमंत्री जी उसके गवाह बनेंगे। हालांकि ये पहली घटना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी। बिल्कुल, गृह मंत्री की भी बात है, अमित शाह जी की भी बात है कि अमित शाह जी भी संभवतः मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होंगे। तो गांधी मैदान जो वेन्यू है, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी दोनों का मौजूद रहना निश्चित रूप से इस बात के लिए तो है, जैसे सम्राट चौधरी जी को शपथ ग्रहण कराया गया था सादगी भरे समारोह में, कि ताकि यह मैसेज नहीं जाए कि नीतीश कुमार जी से सत्ता छीना गया, जिस तरह के आरोप विपक्ष बराबर इन पर लगाते हैं। उससे बचने के लिए इन्होंने सादगी भरे समारोह में एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम की बात इन्होंने की। लेकिन इस बार बंगाल का चुनाव इन्होंने जीता है और बंगाल चुनाव जीतने के बाद इनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में हैट्रिक लगाई है, असम में भी इनका ये है, पुडुचेरी को ये बचाने में कामयाब रहे हैं, उसका भी एक अपना ये है। तो कल ही प्रधानमंत्री जी जब संबोधित कर रहे थे कार्यकर्ताओं को, तो उसमें उन्होंने कहा भी था कि गोत्री से गंगा सागर तक अब हम पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव के दरमियान भी कहा था कि गंगा बिहार से होकर के ही बंगाल में जाती है, तो बिहार में हमारी सरकार बन गई है, अब बंगाल हमें जीतनी है। तो अब जो 7 मई का जो समय तय किया गया है वो जश्न का माहौल होगा और उसमें पूरे तरीके से बीजेपी इस बात का एहसास दिलाएगी कि अब हम मजबूत हैं बिहार में, सांगठनिक तौर पर भी और सरकार के मुखिया के तौर पर। तो एक तस्वीर जिसको कि आपने कहा कि शो ऑफ करना चाहती है बीजेपी, बिल्कुल बताना चाहती है। उस समय चूंकि पावर ट्रांसफर हुआ था और नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी थोड़ा संतुलित थी कि कोई ऐसा मैसेज नहीं चला जाए इसमें नीतीश कुमार जी को लगे कि एक रणनीति के तहत हमसे सत्ता ले ली गई और सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो कभी कभी जब चीजें डाइल्यूट हो जाता है, चीजें जब नियंत्रित हो जाती हैं, तो फिर उस तरह के समारोह के माध्यम से मैसेज दिया जाता है। बीजेपी इस बार वही कर रही है। ये मुख्यमंत्री के समय तो सादगी भरी बात की, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार, और वो मंत्रिमंडल विस्तार जिसमें बंगाल की जीत की खुशी, असम का हैट्रिक
और पुडुचेरी में फिर से एक मजबूत उपस्थिति, इसके साथ जब मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार आ रही है, तो निश्चित रूप से कल प्रधानमंत्री ने उसका उदाहरण भी दिया कि कैसे कलिंग जो था, अंग वंग कलिंग की बात वो कर रहे थे कि कलिंग में कैसे व्यापारिक सीमाएं हिंद महासागर से जुड़ी हुई थी और कैसे व्यापार का वो केंद्र था, जबकि बिहार नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से पूरे विश्व का बौद्धिक केंद्र था। वहीं बंगाल संस्कृति का केंद्र रहा था। अब हमने व्यापार से लेकर के, ज्ञान से लेकर के और सांस्कृतिक धरातल पर अपना झंडा भगवा लहरा दिया है। ये हमारे कार्यकर्ताओं की बड़ी जीत है। और उससे इतर एक और बात है, बीजेपी ने अपने मैक्सिमम विधायकों को बंगाल में दे रखा था। पूरी तरह से इनके विधायक जो बीजेपी के थे, बंगाल के अलग अलग विधानसभा में जिला वाइज, तो जब लगे हुए थे और जब जीत हो गई तो अब तो उनको पुरस्कृत होने का वक्त है। मंगल पांडे तो प्रभारी है। नितिन नवीन जी के बारे में तो उन्होंने कहा ही कल कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये जो बंगाल की जीत है, मैं इस जीत का श्रेय नितिन नवीन जी को देना चाहता हूं। हालांकि ये प्रधानमंत्री की अपनी शैली है। प्रधानमंत्री और अमित शाह जी वहां मजबूती से लड़ रहे थे, कार्यकर्ता लड़ रहे थे, लेकिन श्रेय देने की बात की तो उन्होंने नितिन नवीन जी को कहा कि नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में बंगाल हम लोग जीते हैं, तो ये श्रेय जाता है। तो बिल्कुल जश्न बनेगा। गांधी मैदान की वो सुखद तस्वीर के हम लोग भी साक्षी बनेंगे, देखेंगे, और पूरी भव्यता के साथ जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके दृश्य देखने का हम लोगों को मौका मिलेगा। और मजबूत उपस्थिति का प्रतिबिंब जो है वो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बिहार वासियों के मन मस्तिष्क पर देने की कोशिश करेगी। बिल्कुल सर, सम्राट चौधरी जिस तरह से पहले दिल्ली में मुलाकात किए जो भी पार्टी के शीर्ष नेताओं से, उसके बाद दिल्ली से लौटते ही सीधे नीतीश कुमार के आवास वो पहुंचते हैं। कहा जा रहा है कि इसे एक सामान्य मुलाकात नहीं बल्कि हाईकमांड के निर्देशों के साथ हुई एक स्ट्रैटेजिक मीटिंग के तौर पर देखा जा रहा है, और जहां कैबिनेट एक्सपेंशन का फाइनल ब्लूप्रिंट प्रैक्टिकली कम्युनिकेट किया गया। खैर, बीजेपी के अंदर कई लीडर्स ऐसे हैं जिनको लेकर पहले भी सीएम रेस में चर्चा चल रही थी, तो अब उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। जो अलाइज हैं, जेडीयू हो गई, चिराग पासवान की पार्टी हो गई, एलजेपीआर हम हो गई, इन लोगों को भी कितना स्पेस मिलेगा ये भी एक बड़ा सवाल है, खास करके कास्ट इक्वेशन को देखते हुए। और बिहार में बिना इसके कुछ चलता नहीं है। ओबीसी, ईबीसी, दलित, अपर कास्ट सबको संतुलित करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि नई सरकार में पावर किसके पास कितना है, ये इसी एक्सपेंशन में जो है वो साफ हो पाएगा। तो नई सरकार के बाद अक्सर जो दो चीजें होती है, या तो यूनिटी दिखती है या अंदरूनी फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। इसलिए ये कैबिनेट एक्सपेंशन बेसिकली एक स्ट्रेस टेस्ट की तरह भी देखा जा रहा है, जिसमें सम्राट चौधरी के लीडरशिप का ये टेस्ट होगा बेसिकली। तो कैसे लग रहा है, कैसे कौन कौन सी पार्टी को कैसे बीजेपी साधेगी, जेडीयू को कितने खाते में क्या आएगा, चिराग पासवान के खाते में क्या आएगा? जो खबरें आ रही है, ये पुष्ट है अपुष्ट है, जिसमें 5-6, चूंकि जो बिहार का 243 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें 36 मंत्री का ये कोटा बनता है, 15%। तो 30 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और 5-6 मंत्री के लिए जगह खाली रखी जाएगी। चूंकि बहुत सारी पार्टियों को पार्टियां तोड़ती हैं, मिलाती हैं, वो अपेक्षा करती है पार्टियां की अगर वो हमारे अंदर में आना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मंत्री पद का लोभ दे दें, कोई उनको जगह दे दें। तो इस तरह की खबर है कि 5-6 सीटें खाली रखी जाएगी, 30 मंत्री की शपथ दिलाई जा सकती है। 11 की चर्चा है जेडीयू से, जेडीयू से 11 मंत्री होंगे, 6 पुराने मंत्री और 5 नए लोगों को इस मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। कई नाम है जिसमें अब अलग अलग नाम है, जैसे भगवान सिंह कुशवाहा का नाम, जो आप जाति की बात करें, कुशवाहा समाज से है। नाम है रत्नेश सदा का, उसमें रमेश ऋषिदेव का भी नाम की चर्चा है कि इसमें से किसी को बनाया जा सकता है।
शीला मंडल की नाम की चर्चा है कि शीला मंडल को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। उसी तरह से क्षेत्रीय संतुलन को भी साधने की कोशिश की जाए। जो एक तो हुआ कि भाई पुराने मंत्रिमंडल में जो 6 लोग हैं, 2 तो डिप्टी सीएम इनके हैं, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। अशोक चौधरी की बात हो ही रही है कि अशोक चौधरी रहेंगे। श्रवण कुमार की बात हो रही है कि श्रवण कुमार इनके मंत्रिमंडल में इस बार शामिल होंगे, मंत्री बनाए जाएंगे। इन नामों की चर्चा है और कई नाम है जो कयास जिनके बारे में लगाए जा रहे हैं कि इनको जगह दी जा सकती है। 1-2 ऐसे नाम हैं जिसके बारे में नीतीश कुमार जी ने उनको इशारा किया है कि हम चाहते हैं कि आपको मंत्रिमंडल में शामिल करा। 11 मंत्रियों की चर्चा हो रही है जेडीयू कोटे से। वही हम समझते हैं कि 14 मंत्रियों की चर्चा या 15 मंत्रियों की चर्चा बीजेपी कर रही है कि वो हम इतने मंत्री अपने कोटे से बनाएंगे। एक मंत्री चिराग पासवान तो 6 की बात कर रहे हैं, समानुपातिक वो कर रहे हैं कि कम से कम 6 विधायक पर 1 मंत्री हमें मिलना चाहिए। 19 विधायक उनके जीते हुए हैं। वैसे तो 3 मंत्री हो जाते हैं, लेकिन 2 मंत्रियों की चर्चा है कि 2 मंत्री उनके कोटे से होंगे और एक हम पार्टी से 1 मंत्री हो सकते हैं। एक जो उपेंद्र कुशवाहा है उनकी पार्टी से 1 मंत्री हो सकते हैं। तो अगर इधर 2 और 2 4 इनके जो गठबंधन के साथी हैं 4 और इधर 14 और या 15, 11, 26, 30, 31 मंत्रियों के नाम सरफेस पर आए हैं। एक मुख्यमंत्री को लेकर के अगर देखेंगे तो 15 मंत्री या 14 मंत्री बीजेपी से और एक मुख्यमंत्री और बाकी ये हो, तो 30 मंत्रियों की चर्चा है कि 30 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। जो आप कह रही थी बिल्कुल राजनीतिक मुलाकातें कोई सामान्य मुलाकात नहीं होती और बार-बार सम्राट चौधरी जी का नीतीश कुमार जी के यहाँ जाना इस बात के तरफ संकेत है कि नीतीश कुमार जी से हर चीज पर सहमति लेने की कोशिश करना। ठीक है, वो प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, राजनाथ सिंह से मिलते हैं, वो लिस्ट भी वहां दिखाते हैं, इनसे भी लिस्ट मांगा जाता है, लेकिन वो जो भी लिस्ट जो प्रपोज्ड लिस्ट है उसको लेकर के नीतीश कुमार के यहाँ भी वो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार केवल जेडीयू के ही मंत्रियों का नाम देखते हैं, वो अपने अलायंस के भी मंत्रियों का नाम देखते हैं कि अच्छा आप अपने कोटे से किनको मंत्रिमंडल में जगह दे रहे हैं। अच्छा, चिराग जी के यहाँ से कौन कौन लोग हैं, जीतन राम मांझी के किनको जगह दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी से एक तरह से सहमति लेकर के सम्राट चौधरी जी चाहते हैं कि जब मंत्रिमंडल विस्तार हो तो मंत्रियों के बारे में बताया जाए। हालांकि कहा तो जा रहा है, कई सोशल मीडिया पर तो खबरें रोज चल रही हैं कि मंत्री का नाम जो था वो उसका खुलासा हो गया, लिस्ट जो है वो ओपन हो गया है, सबको जानकारी है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जो नामें चलते रहती हैं उससे कुछ इतर नाम आ जाते हैं। तो मंत्रियों की संख्या तय है, पुराने चेहरे और नए चेहरे दोनों मिलाकर के दांव लगाए जाएंगे। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन भी साधा जाएगा, न केवल जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन भी कि ये मगध से कौन लोग बन रहे हैं, मिथिला से कौन बन रहे हैं, सीमांचल से कौन बन रहे हैं, शाहाबाद से कौन बन रहे हैं, अंग के इलाके से जिसको वो भागलपुर का इलाका है वहां से कौन बन रहे हैं, तिरहुत का जो इलाका है तिरहुत प्रमंडल का वहां से कौन बन रहे हैं। तो ये सारे क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को साधने की कोशिश राजनीति में हमेशा की जाती है ताकि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो सरकार बने और जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टीम बने वो इतना संतुलित हो कि फिर किसी को बगावत करने का, विरोध करने का, नाराज होने का मौका न मिले। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके 7 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार गांधी मैदान में किया जाएगा। इसीलिए तो स्थल गांधी मैदान चुना गया और इसकी घोषणा संजय सरावगी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने ही कहा कि प्रधानमंत्री जी भी उसके साक्षी होंगे। और बंगाल की जीत की खुशी के बाद प्रधानमंत्री जी बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में अगर शामिल हो रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है। इंतजार कीजिए कि वो जातीय और क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन के रिफ्लेक्शन में कौन कौन मंत्रियों के हाथ मंत्री पद लगता है और कौन इससे वंचित रह जाते हैं। थोड़ा हम लोगों को इंतजार करनी होगी।
सर, विजय सिन्हा को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि विजय सिन्हा जो है वो गृह मंत्रालय चाहते हैं, लेकिन पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है उन्हें वही जिम्मेदारी देगा, जिसकी इसकी कोई गारंटी तो अभी तक नहीं है, कोई सामने तो आया नहीं है। और जिस तरह से हमने पहले भी देखा कि सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय था, उसके बाद विजय सिन्हा अगर ये डिमांड कर रहे हैं तो क्या बीजेपी फुलफिल करेगी? सम्राट चौधरी की नई टीम रणनीति में जो पुराने समीकरण बदलने के संकेत है, अंदर खाने चर्चा ये भी है कि बीजेपी आलाकमान विजय सिन्हा को कोई दूसरा बड़ा लेकिन कम विवादित मंत्रालय दे सकता है, ताकि भूमिहार में जिस तरह से असंतोष की थी उसको शांत रखा जा सके और खास करके पावर बैलेंस भी बना रहे। जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया या एग्रीकल्चर या पार्लियामेंट्री अफेयर जैसे अहम मंत्रालय विजय सिन्हा को मिल सकते हैं, ये भी एक चर्चा है। उसके अलावा स्पीकर की भी चर्चा है। तो जो फिलहाल आखिरी फैसला जो है वो दिल्ली लीडरशिप करने वाला है या बिहार बीजेपी करेगा? और सोशल इंजीनियरिंग और जिस तरह से राजनीतिक मैसेज है, दोनों को संतुलित करने की कोशिश फिलहाल चल रही है। तो विजय सिन्हा का रोल जो है, विजय सिन्हा के रोल पे लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या मिल सकता है विजय सिन्हा को? भाजपा भी बहुत मजबूत स्थिति में है। फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व ही लेगी कि विजय सिन्हा को कौन सी जिम्मेवारी दी जाएगी। और जहां तक आपने जाति का नाम लिया कि चूंकि भूमिहार जाति से हैं और ये जाति बीजेपी के लिए लड़ते रही है और मजबूती के साथ खड़ी रही है, तो इस जाति को नाराज क्यों बीजेपी करेगी? अगर विजय सिन्हा ही रिफ्लेक्शन के तौर पर है, सिंबॉलिक तौर पर ही है कि देखिए विजय सिन्हा के कद को इतना छोटा कर दिया गया और सम्राट चौधरी के कद को इतना बड़ा कर दिया गया, तो बीजेपी इस संतुलन का खूब ध्यान रखती है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी भी इसका संतुलन का ध्यान रखते हैं। तो विजय सिन्हा को नाराज नहीं करेगी बीजेपी। अब रह गई बात की भूमिहार की बात, अभी तो तुरंत एक जो सूर्य कुमार शर्मा या अरविंद शर्मा है उनको तो एमएलसी बनाई है, भूमिहार जाति से ही है। उनको मंगल पांडे के कोटे से उनको बनाया गया, जिस पर दीपक प्रकाश जी दावा कर रहे थे या संभावना बन रही थी। विजय सिन्हा को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। होम की जहां तक बात है तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चाह लेगी तो कुछ भी दे सकती है। केंद्रीय नेतृत्व अगर चाही तो सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन गए। अगर केंद्रीय नेतृत्व चाह लेगी कि विजय सिन्हा को गृह विभाग दे देंगे, क्यों नहीं दे देंगे? ऐसा लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री ही गृह विभाग रखते रहे हैं। ये पहली बार हुआ था इधर कि नीतीश कुमार जी से गृह विभाग लेकर के सम्राट चौधरी जी को दे दिया गया था। अब सम्राट चौधरी को देने के पीछे नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य कारण थे या कोई और कारण थे, वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन सम्राट चौधरी तो अभी उस तेवर में है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बिल्कुल योगी मॉडल पर काम कर रहे हैं। बिहार में इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, माला चढ़ाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर में जो हत्या का अभियुक्त है उसको अगर पुलिस नहीं ढूंढ पाती है तो ये पुलिस की सफलता नहीं मानी जाएगी। इस तरह के तेवर में बात करने वाले सम्राट चौधरी से गृह विभाग लेकर के विजय सिन्हा को दे दिया जाएगा, इसकी संभावना कम दिखती है। स्पीकर की जो बात आप कही है, स्पीकर के तौर पर मुझे लगता है कि अति पिछड़ा समाज से आते हैं प्रेम कुमार, जो मुख्यमंत्री के रेस में भी थे। जब हुआ कि बीजेपी से ही मुख्यमंत्री होगा तो वो नागपुर तक घूमा। अगर आरएसएस मुख्यालय से कुछ चीजें तय होगी तो मुझे नहीं लगता है कि प्रेम कुमार से स्पीकर का पद छीन करके विजय सिन्हा को दिया जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर आपकी इस बात से मैं सहमत हूं, या जो आपके सवाल में ही उत्तर थे, कि कोई ऐसा विभाग जो महत्वपूर्ण भी हो और विवादित भी ना हो, वो विभाग विजय सिन्हा को दिया जा सकता है कि आप रहिए मंत्री, इसकी जिम्मेवारी आप लीजिए, इस विभाग में परफॉर्म करके दिखाइए, काम करके दिखाइए। चूंकि बिहार में इसकी जरूरत है। हम लोग 1 करोड़ रोजगार की बात, नौकरी की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बिहार कैसे बदलेगा, इसके लिए यहाँ की क्वालिटी एजुकेशन पर बात की जा रही है, यहाँ के हेल्थ सिस्टम पर बात की जा रही है। तो कोई विभाग, महत्वपूर्ण विभाग दिया जा सकता है विजय सिन्हा को, ताकि विजय सिन्हा की भी नाराजगी दूर हो जाए। लेकिन गृह और स्पीकर जैसे विभाग मुझे नहीं लगता है कि विजय सिन्हा को देने जैसी कोई बात हो।
सर 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं, बीजेपी की बंगाल, असम, पुडुचेरी में जिस तरह से जीत की चर्चा तेज हो गई है, विपक्ष खूब आरोप भी लगा रहा है, लेकिन इन परिणामों में सवाल तेजस्वी यादव का जो है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस पर उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ उन्होंने कैंपेन किया लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तमिलनाडु में एमके स्टालिन के साथ रैलियां हुई, भीड़ भी आई, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। केरल में एलडीएफ जिस तरह से हार गया, हालांकि आरजेडी ने एक सीट कुतुबरंपा सीट जीतकर अपना जो है खाता खोला है, हालांकि वोट का अंतर 1286 था, लेकिन जीत मिली। ओवरऑल इमेज यही बन रही है कि तेजस्वी यादव भी भीड़ खींच लेते हैं, जिस तरह से बिहार चुनाव में भी हमने देखा था, लेकिन वोट में बदलना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। तो ऑप्टिक्स मजबूत है लेकिन ग्राउंड इंपैक्ट कमजोर नजर आ रहा है। तो फिलहाल जो तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा हो रही है कि 3 जगह पे उतरे, 3 जगह पे रैलियां की, उसके बाद भी इस तरह से रिजल्ट सामने आ रहा है। देखिए, बिहार की जमीनी पकड़ की बात अगर आप कहेंगे, आरजेडी की जमीनी पकड़ की बात करेंगे, तो वो बंगाल से मिलता जुलता है। चाहे वो अर्बन बंगाल का इलाका हो या इंडस्ट्रियल बंगाल का इलाका हो, बड़े पैमाने पर बिहारी वहां काम करते हैं। हावड़ा कलकत्ता का जो इलाका है, दुर्गापुर का इलाका है, सिलीगुड़ी का इलाका है, वहां पर बिहारी होते हैं। और वहां पर तेजस्वी यादव जब अपना कोई प्रभाव नहीं डाल पाए, वहां पर जब ये कोई सीट नहीं जीत पाए, तो फिर केरला में कोई सीट जीत जाना और तमिलनाडु में कहीं कुछ कर लेना, इससे कोई इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। दक्षिण में आरजेडी की कोई पकड़ नहीं। हाँ ठीक है, जब विपक्ष में पार्टियां होती हैं तो जो उनके पार्टी होते हैं उनके साथ इनका अलायंस होता ही है। अब डीएमके के साथ इनका अलायंस था, डीएमके खुद ही चुनाव हार गई। केरला में एलडीएफ के साथ अलायंस था, ऐसे तो कांग्रेस के साथ अलायंस था और यूडीएफ गठबंधन वहां चुनाव जीत गई। तो तेजस्वी यादव असम जाकर के जहां दे लें कि ये जो आई बिकेम फ्रॉम द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ दिस कंट्री, ये कह के चाहे जितना ये कर दें कि जहां से भी ये बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जमीनी पकड़ और कार्यकर्ता जैसी कोई चीज नहीं थी। ठीक है, अलायंस में कुछ सीटें इनको कहीं मिल गई, एक जीत भी गए, वो अलग बात है। जेडीयू भी कभी कभी ऐसा प्रयोग करती थी कि पार्टी के विस्तार के लिए चुनाव लड़ती थी और सीटें इनके हिस्से में आ जाती थी। तो तेजस्वी यादव इस चुनाव में जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ उसमें इनकी पार्टी कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई, ये तो बिल्कुल सही। और तेजस्वी यादव अगर बिहार में मजबूत नहीं है, 25 सीट जीत पाए हैं ना आरजेडी अपने भरोसे, अगर एक विधायक उनके हो गए तो इनका तो जो प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर जो कुर्सी है वही हिल जाएगी। राज्यसभा में इनके एक विधायक अनुपस्थित हो गए थे, एक शब्द भी अभी तक उन पर बोलने के लिए तैयार हैं कि अगर वो नाराज हो गए और हट गए तो प्रतिपक्ष के नेता की कुर्सी भी चली जाएगी। तो मैं मानता हूं कि ये 5 राज्यों में आरजेडी कोई ऐसा करिश्मा नहीं कर पाई जिससे माना जाए कि आरजेडी का क्षेत्रीय विस्तार हो रहा है, कि बिहार से निकल करके दक्षिण के राज्य और इधर बंगाल तक भी आरजेडी की अपनी पकड़ है। ममता बनर्जी अगर इतना ही भरोसा करती आरजेडी पर, तो इनको अलायंस में रखती और रख करके इनको कहती कि ठीक है आप मजबूती के साथ लड़िए, ऐसा कुछ तो है नहीं। दक्षिण के राज्य में भी जिस अलायंस के साथ ये गए वो सारे अलायंस के लोग ही हार गए जिनके चुनाव प्रचार में गए। तो इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तेजस्वी जी पूरे देश में जाए घूमे, बिहार के नेता तो हैं ही, प्रतिपक्ष के नेता हैं, भाषण दे आए, लेकिन आरजेडी का विस्तार हो गया इस 5 राज्यों के चुनाव में, ऐसा मुझे तो नहीं दिखता है। बहुत सफल साबित नहीं हुए, न इनकी अलायंस जीत पाई, नहीं इन्होंने अपने से कोई कमाल दिखा पाया, बल्कि बंगाल में तो 200 से ऊपर की सीटें ला करके साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि बदलाव के हम कैसे बाहक रहे। असम में उन्होंने तो अपना हैट्रिक जमा लिया, पुडुचेरी को बरकरार रखा, और तमिलनाडु में तो जो विजय हैं वो विजयी बन करके निकले, वहां कहां डीएमके कहीं कुछ कर पाई। तो तेजस्वी जी की बात जब आप करेंगे तो
हर नेता अपनी पार्टी का विस्तार चाहता है कि अपने राज्य से बाहर निकले, और खास करके क्षेत्रीय पार्टियां तो चाहती ही हैं कि विस्तार हो। लेकिन तेजस्वी जी बहुत कुछ कर नहीं पाए, इनकी पार्टी कहीं दिखी नहीं, और न कहीं वैसा कोई रिजल्ट के परिणाम में इनकी पार्टी कहीं नजर आई। इसलिए मैं मानता हूं कि इनको और मेहनत करनी होगी। देखते हैं आगे के चुनाव में आरजेडी और कितना प्रयास कर पाती है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने कहा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव साउथ में तो एटलीस्ट नहीं, लेकिन बंगाल में अपना इम्पैक्ट दिखा सकते थे। वहाँ जो बिहारी रहते हैं, जिस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी के साथ 12 रैलियां की, लेकिन 11 जगह पे टीएमसी हार गई, वहाँ पे एक जगह बस जीत हासिल हुई। तो बंगाल में भी कुछ खास वो दिखा नहीं पाए अपना दमखम। इसी तरह से अब खैर बिहार की सियासत में अब हम बात करेंगे कि क्या है ये डिसाइसिव मोमेंट आने वाला है 7 मई को, उस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपकी इन विषयों पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।